नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि हम नवजात शिशुओं से जुड़ी कोई ना कोई कहानी लेकर यहाँ आपके सामने उपस्थित होते हैं। कई बार हम आपका परिचय ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनको उन बच्चों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी दी गई है, जिनकी लड़ाई पालोना पिछले 8 सालों से लड़ रहा है। लेकिन आज हम एक विशेष अतिथि को लेकर यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि जो बच्चे जीवित बच जाते हैं सौभाग्य से, उनका फिर क्या होता है? या बच्चे जब एडॉप्शन में चले जाते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? पेरेंट्स के लिए ये जर्नी कैसी रहती है? क्या कुछ चुनौतियाँ उनको फेस करनी पड़ती हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे पिता यहाँ पर मौजूद प्रभु देसाई जी। नमस्कार विद्याधर जी। धन्यवाद मोनिका जी, नमस्कार। पालोना के इस मंच पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आमतौर पर एडॉप्शन को हमारी सोसाइटी में ऐसा एक टैबू जैसा माना जाता है कि खासकर पेरेंट्स इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। वो सामने नहीं आना चाहते हैं कि भई हमने बच्चे को गोद लिया है। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे को कभी इस तरह से पता चले कि उनको गोद लिया गया है। ऐसे में उन पेरेंट्स का सामने आना ये बहुत ही साहसिक है, बहुत हिम्मत भरा फैसला है ये, क्योंकि इससे कहीं न कहीं दूसरे जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी हिम्मत मिलती है, वो रिलेट कर पाते हैं खुद को इन सब से। और जो अभी एडॉप्शन की क्यू में है या वो अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि उनको बच्चे को हुँ, हुँ। अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए भी कहीं न कहीं ये आप जैसे लोगों का के सामने आने से उनको बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत राहत मिलती है और वो फिर एक फैसले पर पहुँच ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हुए मैं पहले थोड़ा-सा आपके बारे में अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि जो एडॉप्शन जर्नी है ये साल 2018 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने पहली बार अपने बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई किया था। इसके बाद वो क्योंकि सब जानते हैं कि एडॉप्शन की प्रक्रिया में थोड़ा-सा समय लगता है, उसके पीछे कुछ वजह हैं, उन वजहों पर भी आज हम विद्याधर जी के साथ चर्चा करेंगे। 2021 में फोस्टर केयर में उनकी बच्ची उनके पास आ गई। इसके बाद 2022 में एडॉप्शन के ऑर्डर पास हुए। आमतौर पर देखा जाए तो फैमिलीज़ बच्चे को अडॉप्ट करती हैं, फिर उनका परिवार भरा-पूरा हो जाता है और जो भी उनके साथ चुनौतियाँ पेश आई हों एडॉप्शन की जर्नी में, उस पर वो लोग बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन विद्याधर जी ने जो भी कुछ फेस किया इस पूरे सफ़र के दौरान, उसने उन्हें एक नई मुहिम को जन्म देने के लिए प्रेरित मेक क्रेडल साइनेज मैंडेटरी, यानी कि जो क्रेडल्स लगे होते हैं, हम बताते हैं बीच-बीच में आपको कि कई डिस्ट्रिक्ट्स, कई स्टेट्स ऐसे हैं, जहाँ पर क्रेडल लगवाए गए हैं सरकार के द्वारा कि बच्चों को इधर-उधर अबंडन करने के बजाय, छोड़ने की बजाय उन क्रेडल्स में छोड़ दिया जाए। लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से या उसके लिए कहीं कोई दिशा-निर्देश नहीं होने की वजह से अक्सर लोग अनजाने में बच्चों को यहाँ-वहाँ छोड़कर अपराध करते हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सब देखते हुए विद्याधर जी ने 2022 में ये मुहिम शुरू की। उसके बाद उन्होंने एक और कैंपेन शुरू किया, अडॉप्ट। मुहिम कैसे शुरू हुई, कैसे प्रेरित हुए वो, इस पर बात करने के लिए सीधे विद्याधर जी के सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये फैसला आपने कैसे लिया कि बच्चे को गोद ओके, हमारी शादी जभी 2012 में हुई थी और 2018 में हमने ये डिसाइड किया था कि हमें बच्चा गोद लेना है। इसके वजह 2-3 रीज़न्स थे, कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि दोनों हम एज़ अ पेरेंट, मदर और फादर, हमें थोड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, और उस वजह से हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे को भी ये इन फ्यूचर ये हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो। तो उस वजह से हमने डिसाइड किया था कि अगर फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़े और हमें बच्चा करना होगा, तो हमने इसीलिए डिसाइड किया था कि हम एक बच्चा गोद लेंगे, और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पहले हमें पूरी
प्रोसेस की जानकारी भी नहीं थी। तो हमने हमारी रिसर्च चालू की कि क्या प्रोसेस है, क्या कायदे होते हैं, हम उस कायदे में बैठते हैं क्या नहीं, तो वो हमने पहले शुरू किया। तो हमने पूरा प्रोसेस पता की। तो पहला बेसिकली एक जो प्रोसेस होता है कि एक ही इंस्टीट्यूट है जो अभी ऑफिशियली अडॉप्शन देने में इंडिया में है, जो कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे कारा भी बोलते हैं। तो उसकी वेबसाइट पे गए, जो भी जानकारी थी वो हमने ले ली। पूरी की पूरी जानकारी एंड टू एंड उसमें अवेलेबल है। हमने वो उसका एप्लीकेशन किया, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन ही भरा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय उन्होंने कुछ हमसे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ मांगे, जैसे कि आपका बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब आप कहाँ काम करते हो, आप कितना कमाते हो, आपका आपकी मंथली और एनुअल इनकम कितनी है, उसके प्रूफ्स मांगे। तो हमने हमारे सैलरी सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स जो रिटर्न्स होते हैं वो दिए थे। फिर उन्होंने हमारे एज प्रूफ मांगी, मैरिज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो वो हमने दे दिए। फिर हमारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड हो गया, वो हमने दे दिए। फिर उन्होंने हमारे मेडिकल हिस्ट्री बताई, तो हमने डिक्लेयर भी किया था कि हमें प्री एग्जिस्टिंग कोई डिसीजेज है। तो उसके हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल जांच हुई हमारी, फिर उसके रिपोर्ट्स हमने किए और वो भी सबमिट कर दिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए। और उसके बाद हमारी एक होम स्टडी हुई थी, वो तकरीबन जब भी हमने अप्लाई किया था, और होम स्टडी में हमें कम से कम 2-3 महीने लग गए। और होम स्टडी होने के बाद होम स्टडी के दौरान एक सोशल वर्कर हमारे घर पे आए। उन्होंने फिर और बातचीत की और हमारे बारे में जानकारी की, आजू-बाजू से पूछताछ की, कैसे करते हैं और सॉरी, थोड़ा-सा मैं रोकूँगी विद्याधर जी। मैं बताना भूल गई, आप शायद महाराष्ट्र के ठाणे से हैं और वहीं पर ही ये सारी प्रक्रिया अंजाम दी जा रही थी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं थाने से हूँ, बट मैं अभी गोरेगाँव में रहता हूँ, और मैंने जब भी अप्लाई भी किया था तभी मुंबई गोरेगाँव में से ही अप्लाई किया था। जो भी एजेंसी जिन्होंने होम होम स्टडी वगैरह किया, वो हमने हमारे नज़दीक वाली एजेंसी ही चूज़ की। ज जब भी एप्लीकेशन आप करते हो, तभी आपको जी। नज़दीक वाली एजेंसी जो कि आपका होम स्टडी कंप्लीट करे, वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो हमने हमारी नज़दीक वाली एजेंसी का सिलेक्ट कर ली। फिर और ये हम सारी जानकारी आपको कारा से ही मिल गई थी, कारा की वेबसाइट से ये हाँ, सारी हाँ, हर जानकारी हर मिली थी? हर हर चीज़ हर एक चीज़ आपको कारा में सिम्प्लीफाई की गई है। आपको किसी जी, को भी कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है समझने में, तो उनके टोल फ्री नंबर्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, वहाँ पे आप सीधा कॉन्टैक्ट करिए, आपके वहाँ पे आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। वो पूरे के पूरे जो भी उनके काउंसलर्स हैं, जो भी कारा के अंडर काम करते हैं, वो आपको हर एक चीज़ में आपकी मदद करेंगे। वैसे हमें जी, तो फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पहले ही स्टडी कर लिया था, क्योंकि हमने प्री बढ़िया। डिसाइडेड ही कर लिया था कि हम उसके साथ आगे जा रहे थे। जो भी कोई चैलेंजेस हो गए तभी आएँगे, तभी हम देख लेंगे। जी, बट एक चीज़ है, आपको अप्लाई करने से पहले आपको एक थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि क्या आप अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ये आपको बिल्कुल। अपनी तरफ से पूरी क्या बोलते हैं, जानकारी लेनी होगी इसके बारे में। तो ये भी इसके एलिजिबिलिटी बारे में भी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो भी वहाँ पर कारा की वेबसाइट पर ही शायद जी, जी, एफएक्यूज़ में बिल्कुल। दिया कारा हुआ के है। वेबसाइट के ऊपर आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। आप जी, किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है। मतलब अगर आप सिंगल जी, हो, तो सिंगल पेरेंट हो, तो सिंगल मेल पेरेंट हो, सिंगल फीमेल पेरेंट हो, उसके अलग-अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि मेल जी। पेरेंट जो होता है, वो कोई लड़की गोद नहीं ले गोद सकता। नहीं ले सकते फीमेल हैं। पेरेंट को लड़की-लड़का दोनों में से चूज़ करने का ऑप्शन होता है। जी, फिर दूसरी चीज़ है आप का एज क्राइटेरिया। अगर आप किसी एज कैटेगरी के ऊपर हो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपल हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो आपका एज कंपोज़िट दोनों को एज टोटल करके कर देते हैं, दोनों को टोटल करके मिलाकर किया जाता है, दोनों 90 मिला के इयर्स करते हैं। के आस-पास होना हाँ, हाँ, चाहिए। 90 इयर्स के आपका टोटल एज अंडर होगा, तो ही आपको 0 से 2 इयर्स का बच्चा बच्चे मिलेगा। की अगर 90 टू जी, 100 होगा तो 2 टू 4 आएगा, 100 टू वैसे उस हिसाब से आपका स्लैब्स बढ़ जाता है। अगर हाँ, टोटल क्राइटेरिया अलग-अलग है, और एज वाइज़। 110, 120 के ऊपर अगर आपका टोटल एज आगे बढ़ता है, 110 के ऊपर आगे बढ़ता है, तो आप एलिजिबल नहीं हो अच्छा, अडॉप्शन करने के लिए।
अगर जी, आप सिंगल हो और 55 के ऊपर हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो अडॉप्ट नहीं करने के है। लिए, तो वो एज क्राइटेरिया होता है। फिर अगर आप कपल हो तो आपकी शादी को 2 साल मिनिमम होने चाहिए। तो उसका आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दिखानी होती है जो आपकी होम स्टडी से पता चलता है इसके बारे में। फिर जी, आपकी इनकम के बारे में बात करते हैं वो बट यानी कि ऐसे कुछ ये है नहीं कि आपका स्पेसिफिक इनकम हो या फिर आपको कोई स्पेसिफिक एसेट्स हो या फिर आपका कोई कोई घर हो या फिर इंश्योरेंस हो, ये कोई क्राइटेरिया रखा नहीं है, बट एक डिसेंट इनकम हो जैसे कि आप बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सके, वो खाली वो उसमें देखते हैं। जी, तो ये सारा चीज़ आपको तारा के वेबसाइट पे मिलेगा, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस में मिलेगा। ये एप्लीकेशन इंडियन लैंग्वेज में भी मिलता है, इंग्लिश में भी आप कर सकते हो। तो जी, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप उसको अप्लाई कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको सॉफ्ट कॉपी उसको अपलोड करनी पड़ेगी। आप जी, जब ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करोगे और एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे, तो ऑटोमैटिकली आपके फ़ोन के ऊपर और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक नोटिफ़िकेशन आता है, जिसके आपको एक रजिस्टर्ड आईडी मिलता है। वो जी। रजिस्टर्ड आईडी आपको सँभालना पड़ता है अंटिल द एंड, जब तक अडॉप्शन का आपके पास ऑर्डर नहीं आता। वो मतलब जब आईडी वो हर फॉर्म जगह फिल यूज़ अप होता है। किया जाता है, कारा पे जब वो फॉर्म सबमिट किया जाता है, उसके बाद ही वो मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर और आता है। ईमेल पे आपको ये दोनों जानकारी मिल जाती है। वो आईडी ज़रूरी होता है क्योंकि वो आईडी अगर आपको जानना है कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, आपका क्या रैंक है, जी, कौन से स्टेट में क्या है, वो एप्लीकेशन आईडी आपको हेल्प करता है। जी। फिर आप विद्याधर जी, ट्रैक कर सकते हो। हम लोग के पास जी। बहुत सारे ऐसे एडॉप्शन के रिगार्डिंग ही कॉल्स आते हैं जानने के लिए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जब हम उनको कारा के बारे में बताते हैं, तो 2 बातें उनकी होती हैं। उनमें से वैसे अधिकांश लोग तो कारा के बारे में नहीं जानते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। जो लोग जानते हैं, तो वो 2 ही बातें कहते हैं। एक कि मैडम इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, हुँ, बहुत हुँ। समय लगता है, कोई शॉर्टकट बताइए। और दूसरा वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन ट्राई कर चुके होते हैं, कहते हैं कि हुँ, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं या उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफ़लाइन कोई तरीका बताइए। तो हुँ, हुँ। हम उनको ऑफ़लाइन तो बता देते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि आपने सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया था इसमें, हुँ, हुँ। तो क्या आपको भी किसी तरह की कोई समस्या ऑनलाइन अप्लाई करने में पेश आई थी? अ, मुझे तो समस्या फेस करनी नहीं पड़ी, जी, क्योंकि जो भी मेरा बैकग्राउंड है और जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, तो जी, एजुकेशन और बाकी चीज़ों के हम थोड़े थोड़े से टेक्नो सेवी बेटर ऑफ है समझने में और चीज़ें समझने में। जी, मेजॉरिटी जो पेरेंट्स है या फिर जो भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है, शायद ये इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो पाएँगे। उन्होंने पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई किया हुआ है। अगर आप कॉल सेंटर पे उनके कॉल भी करते हो तो भी आपकी वो सारी गाइडेंस करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे तो क्या कर सकते हैं आप? किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्या ईमेल भेज सकते हैं या फिर कहाँ पे हार्ड कॉपी अगर भेजनी हो तो क्या कर सकते हैं आप? ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको खाली थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। जी, आपका जब भी रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, फिर आपका होम स्टडी होता है, उसमें ही आपको शायद 1-2 महीने चले जाते हैं। क्योंकि वो एजेंसी आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपसे वापस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स माँगेगी। वो एक डुप्लीकेशन है, और ये डुप्लीकेशन स्टेप जो होता है, वो शायद हमें काम करना पड़ेगा कि कैसे हम उसे कम कर सकते हैं, जिससे टाइम भी बच जाए और पेरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जी, जी। अच्छा उसके बाद फिर आपके यहाँ होम स्टडी एक बार हुई, जब आपने हाँ, अप्लाई होम किया? स्टडी एक बार होती है। अगर होम स्टडी एक बार होती है और आपको 3 साल के अंदर आपको कोई रेफरल नहीं आता है, तो आपकी होम स्टडी एक्सपायर होती है, तो आपको उसको रिन्यू करानी पड़ती है। तो मैं तो इस चीज़ को समझ रही हूँ कि रेफरल का मतलब क्या है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हाँ, आप हमारे दर्शकों के लिए बताएँ कि रेफरल का ठीक है। मतलब क्या है? रेफरल मतलब आपको अगर कोई बच्चा एजेंसी की तरफ से किसी एजेंसी की तरफ या कारा की तरफ से कोई आपको नोटिफ़ाई नहीं किया जाता, आपका मैचिंग नहीं हुआ है किसी बच्चे के साथ एज़ अ पैरेंट जो भी है, तो जी, वो कहते हैं कि वो का होम स्टडी रिपोर्ट आपका
3 साल के बाद एक्सपायर हो गया है, आपको खाली उसको एक रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है। जी। आपका एम्प्लॉयमेंट शायद बदल जाएगी, आप कहाँ पे रहते हैं वो बदल जाएगी। तो जो भी एजेंसी आपके नज़दीक है वो टाइम पे है, तो वापस आपको ये होम स्टडी रिपोर्ट करानी पड़ेगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले टाइम आपने दिए थे, वो सारे के सारे दोबारा देने पड़ेंगे, तो क्योंकि 3 शायद साल यही बहुत वो एक चीज़ लंबा है। गैप होता है। जी, यही शायद वो वजह है जिसकी वजह से पेरेंट्स अब जाना नहीं चाहते हैं कारा की तरफ, और देश में इसी की वजह से इलीगल एडॉप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स एक तरह से डिसहार्टेंड हैं कि भई इतनी प्रक्रिया लंबी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है उनको, कि उनमें से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि उन्होंने 5-5, 6-6 साल वेट करने के बाद फिर वो लोग अब अल्टरनेट वे ढूँढ रहे हैं बच्चे को अडॉप्ट करने का। तो मैं तो एडवाइस करूँगा आप कोई अल्टरनेट वे ना ढूँढें। आप खुद ही एग्ज़ैक्टली तकलीफ हम भी। में जी, पहुँच सकते हैं, क्योंकि इल्लीगल एडॉप्शन तो क्रिमिनल ऑफेंस है, और बिल्कुल। इसकी सज़ा कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके आपके खिलाफ केस क्या बनता बनता है उसके ऊपर जी, है। जी, जी। सो बिल्कुल। मैं तो ये नहीं एडवाइस करूँगा कि आप ड्रॉप आउट हो ये प्रोसेस में। भले ये प्रोसेस लंबा है, 3 साल 4 साल है, बट ये बहुत ही फ्रूटफुल प्रोसेस है। अगर आप इसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं, आपको कोई जी, अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो भारत में बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर कारा के काउंसलर्स हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हो, उससे काउंसलिंग कर सकते हो, क्योंकि इस पीरियड में आप अपने आप को कैसे एज अ पेरेंट प्रूव करें। हमने जब भी अप्लाई किया था और हमें भी पता था कि हमें शायद 3 साल के ऊपर वेट करना पड़ेगा, तो हमने अच्छा, एज अ आप लोग कपल मेंटली हमने प्रिपेयर थे उसके लिए? हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि और हमने जी, और हमें एक ऐसा एडवांटेज मिला कि तभी हमारे कोर पीरियड में कोविड आ गया था, तो वैसे भी जी, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे ही थे। तो ये पीरियड जो भी हमारा जो कूलिंग पीरियड जिसे बोलते हैं, जैसे और वेटिंग पीरियड बोलते हैं, उस समय ने हमने ज़्यादा पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा शिक्षा ली। हमने एज अ पेरेंट बेबी को कैसे वेलकम करें, जी, हम क्या क्या चीज़ देखे, हमने बुक्स पढ़ी, ऑडियोज़ फाइल सुने, वीडियोज़ देखे, जी। काउंसलिंग भी ली हमने। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी थी हम जो हमने की। हम हमारे एजेंसी के साथ कंटिन्यूअस टच में थे। एवरी 2-3 महीने में हम उनसे अपडेट लेते कि क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो स्पेशल रही है। अडॉप्शन एजेंसी, स्पेशल हाँ, अडॉप्शन स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी से आप एजेंसी के कंटिन्यू साथ थे। हम कॉन्टैक्ट में थे हमारे, और उनसे टाइम टू टाइम हम गाइडेंस लेते थे। ये बहुत ज़रूरी है। आपका वेटिंग टाइम अगर 3 साल है, तो आप आपके स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के साथ के टच में रहो, बिकॉज़ वो जो एजेंसी होती है वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। जी, आप एज़ अ पेरेंट आपको खाली कुछ स्टेटस मिलता है कि आपका एप्लीकेशन और आपका रैंकिंग इतना-इतना आगे चेंज हुआ है, बट वो क्यों चेंज हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको आपकी एजेंसी ही बता पाएगी। तो आप ये ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोशल वर्क के साथ टच में रहें, एंड उनसे टाइम टू टाइम गाइडेंस भी देखा था कि हमारा जो भी रैंकिंग को चेंज करना है या फिर इम्प्रूव करना है, तो हम हमारे सोशल वर्कर्स के साथ कंसल्ट करते थे। उन्होंने बताया कि कुछ-कुछ स्टेट्स जो होते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ समय के बाद फास्टर अडॉप्शंस हो रही थी। उनका रैंकिंग तेज़ी से बढ़ रहा था। तो हमें हमें बताया गया था कि आप अपने स्टेट्स भी चेंज कर लो, अगर अच्छा, आप मतलब इम्प्रूव जब करना चाहते हो। प्रक्रिया चल ही रही है, होम चल ही रही स्टडी थी। हो चुकी है, उसके बीच में भी हम स्टेट चेंज कर सकते हम हैं। स्टेट कर सकते हैं, अगर आपकी होम स्टडी रिपोर्ट हो गई है, जी, फर्स्ट 6 मंथ्स आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप चेंज करोगे तो हर 3 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन पेरेंट्स के पास है। तो मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर ऑप्शन है ये अवेलेबल आपके एज कैटेगरी में, या फिर आपके चॉइस ऑफ जेंडर, एज, जो भी कैटेगरी आपकी है, उसमें आप देखोगे, तो अगर कुछ स्टेट्स ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ज़्यादा से नंबर कम हो रहे हो वहाँ पे, तो आप आपका स्टेट चेंज कर लो और वहाँ से प्रेफ़रेंस कर लो। तो ये ऑप्शन भी तो अवेलेबल ये है। विद्याधर जी पता कैसे चलता है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो जल्दी वहाँ पर हो रहा है और ये क्यों आपको सरक वही रही है? वही वही बताया कि आपके एजेंसी ही आपको हेल्प कर सकती है, अच्छा, या वो फिर गाइड कर सकते हैं। आप थोड़ा समय निकालें, ज़्यादा नहीं, महीने में 1 दिन,
जी, दोनों पेरेंट्स अगर या फिर सिंगल पेरेंट या कपल है, दोनों मिलके रिसर्च करें कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। कारा की वेबसाइट पे भी वो लोग टाइमली मंथली में अपडेट्स देते रहते हैं कि कौन से स्टेट्स में क्या हो रहा है, कैसे अडॉप्शंस हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा फास्ट हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। जैसे कि हमें पता चला था कि हमने एक स्टेट चूज़ किया था गोवा, तो हमें पता चला था कि गोवा में अडॉप्शन ही नहीं हो रहे। तो हमारे काउंसलर से हमने पता किया कि क्यों हो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपके कैटेगरी के बच्चे ही नहीं है, इसके लिए आपको नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है करके। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप चेंज कर लो स्टेट, देख लो कोई और स्टेट आप कहते, तो हमने हमने स्टेट चेंज किए थे। तो दो चीज़ें हैं, आप खुद को रिसर्च करना पड़ेगा या फिर आपके जो भी काउंसलर है, सोशल वर्कर है, उसके साथ टच में रह के पूरी की पूरी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो वो जो काउंसलर्स होते हैं, वो ये सारी जानकारी, क्योंकि मुझे लगता है कॉन्फिडेंशियल होती होगी, तो ये शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ? आपको उनसे तो आप पेरेंट्स की या फिर सॉरी बच्चों की जानकारी नहीं ले रहे, आप खाली उनसे पूछ रहे कि कहाँ अच्छे जी, स्टेट्स है, कैसे हम अपनी रैंकिंग बढ़ाए। ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो जी, ये पूछ सकते हैं आप, ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछ सकते, बट कुछ-कुछ जो होती है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, तो आप कर सकते हैं। पूछ सकते हैं और वो बता देंगे। जी, तो मैं अब ये जानना चाहूँगी कि जब आपकी होम स्टडी हो गई, वो तो आपने जब रजिस्टर किया, उसके 3 महीने के अंदर-अंदर आपकी होम स्टडी हो गई। जी, उसके बिल्कुल। बाद ऑलमोस्ट 3 कै महीने में हो गई थी। जी, जनरली ये भी टाइम दिया एक जाता है कि ये आता है मेरे पास अक्सर कि होम स्टडी तो हो गई, सब कर गए, करके ले गए हैं, उसके बाद से उनके यहाँ से किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फिर लोग परेशान होके कहते हैं कि बंद कर दो, हमें नहीं लेना है, ऐसा है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा करेक्ट, हुआ था, करेक्ट। या इसके बाद दोबारा आपके साथ कम्युनिकेशन में कितना समय ले लिया था फिर कारा ने या सा ने? उन्होंने मैंने कहा कि हम कंटीन्यूअस टच में थे। कम्युनिकेशन उन्होंने इनिशिएट नहीं किया था, कम्युनिकेशन हमने बरकरार रखा था। अच्छा, मतलब तो पेरेंट्स को पेरेंट्स को इनिशिएट करना भी चाहिए, हाँ, पेरेंट्स पेरेंट्स को को भी रेगुलर इनिशिएट करना टच में चाहिए। रहना चाहिए, बातचीत करनी रेगुलर चाहिए टच में अपनी। रहना चाहिए। वो जी, शायद आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। उनके पास बहुत सारा जी। पेरेंट्स होते हैं मैनेज काम करने के बहुत लिए, होता है। बच्चों की कस्टडी होती है देखने के लिए, जी, बच्चों का क्लीयरेंस होता है मैनेज करने के लिए, जी, उनकी केयरिंग होती है मैनेज करने के लिए। बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑर्फनेजेस हुँ, होते हैं और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अडॉप्शन में डील करते हैं, वो जी, अंडरस्टाफ्ड होते हैं। तो उनके पास स्टाफ भी नहीं रहता है और उनको हर चीज़ जगह जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, अगर जी, लॉयर्स होते हैं, इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो वो उनके पास जाना पड़ता है। सारी चीज़ें ये उनको ही करनी पड़ती है, तो वो शायद केस टू केस बेसिस वो हैंडल ना कर पाएँ। अगर आप आपका कम्युनिकेशन ओपन रखो, आई एम श्योर कि वो आपको डेफिनिटली हेल्प करेंगे। जी। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? आपके यहाँ होम स्टडी हो गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? सो होम स्टडी के बाद कुछ नहीं था, कूलिंग पीरियड था, मतलब उन्होंने हाँ, वेटिंग हमें भी पीरियड। थोड़े इम्पेशेंट हुए थे, और हमने भी पूछा था कि कोई ऐसी कितना वक़्त प्रक्रिया है लगेगा? जैसे कि ये तेज़ हो जाए या फिर हमारा रैंक आगे बढ़ जाए, कैसे कर सकते हैं? कुछ वो क्लियरली बना के आप किसी भी चीज़ में मत पड़िए, ये जो भी होगा वो सिस्टम से ही होगा, सिस्टम एकदम जी, फूल प्रूफ है। आपको किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आपका अगर रेफरल होता है या फिर मतलब कोई बच्चा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाता है, तो तभी आगे का प्रोसेस बढ़ सकता है, तब तक आपको खाली वेट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको जी, एक चीज़ कर सकते हो, आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो कि क्या हो रहा है इसमें, और आपका काउंसलिंग ले सकते हो, कैसे पेरेंट बने, कैसे बच्चे को वेलकम करें, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। बस यही चीज़ वो अच्छा। 2-3 साल आप आपने जिस बच्ची को गोद लिया, इसको सबसे पहले कब देखा, मतलब कितना समय लगा आपको ये रेफरल मिलने में? टोटल टाइम अगर देखा जाए हमारे रजिस्ट्रेशन से और जब भी उसका रेफरल आया, अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे। मतलब 2018 में हमारा होम स्टडी कंप्लीट हुआ था और उसी जी, दौरान 2021 में कोविड के दौरान उसका रेफरल आ गया था। तो ऑलमोस्ट 3 साल के ऊपर ही हो गया था, सवा 3 साल। फिर फॉस्टर केयर के टाइम जब भी हमारा अच्छा, 2021 में ये रेफरल एक आया, एक सेकंड, तो एक उन्होंने सवाल। वो एजेंसी विजयदत्त से जी, एक जहाँ से हमारा एजेंसी से आया था वो जी, एक सवाल ये,
रेफरल आया मतलब उसमें क्या बच्चे की फ़ोटो दिखाई जाती है पेरेंट्स को या फिर बताया जाता है कि भई एक बच्चा हमारे पास आ अच्छा, गया, जब आप भी आके रेफरल आता है, जी, ठीक है। जब भी आपको रेफरल आता है, उसपे उसमें पहले तो आपको एक मैसेज आता है ईमेल पे और इस पे नोटिफ़िकेशन के फ़ोन पर। कि आपको एक रेफरल हुआ है, और उस रेफरल में बच्चे की एक डिटेल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिंक होते हैं। उसमें बच्चे का फ़ोटोग्राफ होता है, बच्चे का जो भी नाम उस एजेंसी ने दिया हुआ है वो, अ, उसका एज, जी, जी। बॉडी वेट, जो भी बेसिक डिटेल्स होते हैं, और हुँ, एक हुँ। डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट होता है बच्चे का, जो भी जी, दर्शाता है कि बच्चे की फिजिकल मेंटल हेल्थ क्या है उस टाइम, जब भी जी, लास्ट उन्होंने मेडिकल करा रहेगा उस डेट का था वो। टिपिकली मेडिकल है वो 1 महीना या 2 महीने पहले का लास्ट रेफरल जो भी हुआ था, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं उनका वैक्सीनेशन हर महीने होता है, तो हर महीने उनकी नई नई मेडिकल अपडेट रिपोर्ट्स आती रहती है, तो एजेंसी वो आपको लेटेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट देती है, जहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स होता है। मतलब अगर बच्चा 4 महीने का है या 3 महीने का है या 6 महीने का है, वो 6 महीने के हिसाब से क्या क्या उसकी डेवलपमेंट होती है, जैसे कि स्माइल कर रहा है कि नहीं, जी, ठीक से देख पा रहा है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं, आई मूवमेंट्स कर रहा है कि नहीं, ईयर मूवमेंट्स कर रहा है कि नहीं, जी, अगर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो स्टार्टेड वो रेंगना चालू कर दे कि नहीं, चलना चालू करे कि नहीं, बेसिक स्मॉल स्मॉल जो भी डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, जी, 1 महीने से लेके 12 महीने तक, 16 महीने तक, जब भी जैसा आपका स्टेट में जो बच्चा है आपका, वो उस हिसाब से होते हैं। अगर बड़े बच्चे होते हैं तो उनका एजुकेशन रिपोर्ट भी आ जाता है, मतलब स्कूल में क्या कौन से स्कूल में जाता है, कौन से कक्षा में पढ़ता है, जी, क्या उसका एजुकेशन स्टेटस है, वो सब एडिशनल उसमें आ जाता है। जी। तो ये और आपको बच्चे की फ़ोटो और डिटेल्स उन्होंने भेज दी सारी मेल डिटेल्स के आपको मिल जाती है, और जी, मेल आपको के थ्रू मिल जाती है। विदिन 2 या 3 दिन में आपको कंफर्म करना पड़ता है उस बेसिस पे कि आपको ये बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसमें मतलब वो ये भी बताते हैं कि ये जो बच्चा है ये सरेंडर बेबी है या अबैंडन बेबी है? नहीं, वो नहीं अबैंडन बताते, वो नहीं बताते, वो अच्छा वो नहीं सरेंडर्ड बेबी बताते। है या अबैंडन्ड चाइल्ड है, वो उसका कंडीशन नहीं बताते। जो भी जी, बच्चा वहाँ पे आता है वो लीगली फ्री टू अडॉप्ट होता है, बस यही बताते हैं वो। इतना ही जानकारी ये होती है। हाँ, ये जानकारी आपको अबंडेंट है तो वो आप जो अगर बच्चा फर्स्ट टाइम अगर देखने जाए, और अगर जी, आप वो एजेंसी के साथ ठीक से बात कर पाएँ, और वो अगर आपको एजेंसी डिस्क्लोज़ कर सकती है तो ही वो आपको जानकारी मिलेगी, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं कॉन्फिडेंशियल। सभी इस कॉल्स क्योंकि हमारे पास कई तरह के आते हैं, तो कुछ पेरेंट्स ने ऐसा भी बताया हमें कि उनको 3 बच्चों की पहले 1 बच्चे की फ़ोटो दिखाई गई, उनको लगा कि ये बच्चा उनकी फ़ैमिली से मैच नहीं करेगा, तो उन्होंने उसको हुँ, हुँ। डिनाई कर दिया। फिर हुँ, हुँ। एक और फ़ोटो उनको दिखाई गई, उसको भी उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारा जो नंबर है, वो वापस क्यू में सबसे पीछे हम चले गए। मतलब करेक्ट। इतना वेट करने ये के 3 साल वेट करने के बाद हम हमारा नंबर आया ये रूल है। और हमने 2 बच्चों के लिए मना किया क्योंकि वो ऐसे-ऐसे फ़ोटो दिखा रहे थे कि हमको लगा कि बच्चे जी, हमारी बिल्कुल। फैमिली से मैच नहीं करेगा वापस से। मैं तो उनको जी, जो ये कहती हूँ कि देखो ये रूल है, अगर फ़ोटो आप डिनाई करते हो। जी, कितने कितने फ़ोटो ऐसे दिखाए जाते हैं? नहीं, इधर-उधर अगर आप 2 बच्चों 2 बच्चों से 2 लोगों का अगर रेफरल आप डिनाई करते हो, तो जी, आपको आपका रैंकिंग, जब जो आपके टाइम पे एप्लीकेशन के टाइम पे जो आपका रैंक था, दे विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। समझो अगर मैंने अप्लाई किया और मेरा रैंक 5000 है, और जब भी मुझे रेफरल आया तभी मेरा रैंक 500 था, तो जी, और पहला रेफरल आया, दूसरा रेफरल आया तब मेरा रैंकिंग शायद 300 था। तो जी। अभी 2 रेफरल डिनाई करने के बाद मेरा रैंक वापस 5000 हो जाएगा। ये क्योंकि ये मैं थोड़ा-सा टेक्निकली समझना चाहूँगी। जैसे हुँ, पहला हुँ, रेफ़रल आया तो मेरी रैंकिंग 500 थी। तो बराबर, क्या मेरे बाद किसी और को भी कोई रेफ़रल गया होगा? क्योंकि अगर करेक्ट, मैंने जब तक एक बच्चे को पसंद नहीं किया है अडॉप्शन के लिए, ठीक है। तो जो सेकंड बेबी भी अगर उनके यहाँ कोई आया है, तो वो रेफ़रल भी तो मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसा होता है या फिर नहीं, किसी ऐसा नहीं, दूसरे पेरेंट्स ज़रूरी को नहीं, भी ऐसी मिल जाता है? ज़रूरी नहीं है। अच्छा, देखिए क्या होता है, अगर बच्चा रेफरल जो एजेंसी करती है, तो एजेंसी को भी पता होता है कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। तो वो जी, केयरफुल होती है कि किसको क्या रेफरल देते हैं।
तो उनका एक वर्किंग होता है कि पेरेंटल का होम स्टडी रिपोर्ट देखना, पेरेंटल का टोटल बैकग्राउंड पूरा वेरीफाई करना और फिर बच्चा उनको रेफर करना। तो ये जी, होमवर्क किया हुआ रहता है। अगर मुझे एक रेफरल आया और मेरे पास 72 आवर्स है, मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन है मेरे पास उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने, जी, डिनाई करने के लिए। तो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ 3 दिन में, डिनाई करता हूँ उस बच्चे को, उसके बाद ही वो बच्चा किसी और को जाएगा, तब तक किसी और के पास नहीं जाएगा। तो ऐसा है नहीं है कि एक बच्चा 4 लोगों को दिखा दिया और 4 में से कोई चले, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ओके। लेकिन ये जो 500 और 300 वाला रेफरल वाला बताया, मतलब हुँ, अगर हुँ, इस मान हुँ। लीजिए वो पहले को हमने डिनाई कर दिया, फिर एक कर और दिया। बच्चा है वहाँ पर, तो वो सेम टाइम पे ही वो दूसरे बच्चे का रेफरल दे देते हैं या फिर पहले रेफरल और दूसरे रेफरल में वो लोग समय लेते? समय तो होता है। ऐसे नहीं है कि आपको ने एक अभी डिक्लाइन रिजेक्ट कर दिया या फिर डिनाई कर दिया, तो तुरंत ही 2 दिन बाद आपको दूसरा रेफरल आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो शायद 2 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं या 2 महीने भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग, कोई अगर आपका रिलेटेड, आपसे मैच रिलेटेड जो एजेंसी आपको शॉर्टलिस्ट कर पाए, उस हिसाब से वो करती है। ये पूरा का पूरा अधिकार वो एजेंसी को होता है, ना कि किसी पेरेंट्स को होता है। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हमको यही बेबी लेना है, जी। उसके फिर कितने दिनों के बाद आपको वो बेबी दिखाई गई? जनरली रूल ऐसा है कि जब भी आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपको तुरंत के तुरंत ही फॉस्टर केयर आपको कंप्लीट करनी होगी प्रोसेस। उसके लिए ऑलमोस्ट एक 1 टू 2 मंथ्स का ही डेडलाइन होता है। 30 टू विदिन 30 टू 60 डेज आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। मतलब आपको जिस एजेंसी ने आपको रेफरल दिया हुआ है वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, उनसे पूरा का पूरा हिस्ट्री लेना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जाके जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वो एजेंसी मांगी वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक जी, फॉस्टर केयर की जो एग्रीमेंट होती है बिटवीन पेरेंट्स और वो एजेंसी, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आपको बच्चा घर पे दिया जाता है। जनरली वो एजेंसी भी फास्ट होती है, मतलब अगर रेफरल दिया तो वो तो तुरंत ही आपको बाकी के जी, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके विदिन 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से हो, अवेलेबिलिटी आपकी क्या है, जी, और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए वहाँ के भी लोकल सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी भी होगी इवैल्यूएशन के लिए। उनको आप फॉस्टर केयर में क्या होता है, एक इवैल्यूएशन पैनल होता है। जी, जो कि एजेंसी का एक सोशल वर्कर होता है, उसमें एक सेंट्रल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, और अगर जी। कोई लॉयर है, वो लॉयर उस पैनल पे होता है, जो कि आपका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करेंगे। आपका वापस से सारी जानकारी ली जाएगी फ्रॉम दैट दूसरे एजेंसी के पर्सपेक्टिव से, और फिर ही आपकी वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। जी। एडॉप्शन के बारे में अभी तो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते, सॉरी, फ़ॉस्टर केयर के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो मैं चाहूँगी बहुत जी, ब्रीफ बिल्कुल। में आप फ़ॉस्टर केयर के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। ठीक है। फॉस्टर केयर एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर एक ऐसी प्री ऐसा एडॉप्शन प्रोग्राम या केयर। कार्यक्रम है, हाँ, जो भी जी, अडॉप्शंस के रिलेटेड ही है। 2 चीज़ होती है इसमें, एक प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर है और एक फॉस्टर केयर है। एक जी, जो प्री अडॉप्शन ऑफ फॉस्टर केयर होता है, जो आपको जब भी बच्चा दिया जाता है और आपका अडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगता है, उस टाइम आप आपका बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना सकते हो, उसको केयरिंग ले सकते हो, उसका उसका केयर के लिए आप उसको लेके जा सकते हो। ये चीज़ को हम फॉस्टर केयर होता है, मतलब आप तो उसके लीगल पेरेंट नहीं होते क्योंकि आपके पास अडॉप्शन ऑर्डर नहीं है, बट वो पीरियड आप उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। मतलब अगर जी, आपके पास कोई इन्फेंट आता है, तो आप उसका जी। वैक्सीनेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका मेडिकल चेकअप्स जो भी लगता है, वो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी मतलब केयर जो फ़ॉस्टर भी केयर होती है, में लेने फूड के वर बाद बच्चे की सारी ज़िम्मेदारी फिर पेरेंट्स की हो जाती है। फॉस्टर के बाद सारी की सारी ज़िम्मेदारी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स की ही होती है। जी, जब तक उसका फाइनल अडॉप्शन नहीं होता, फॉस्टर केयर में भी क्या होता है कि अगर आपका फॉस्टर केयर थोड़ा
टाइम लगता है, मतलब फॉस्टर केयर में से या फिर फाइनल अडॉप्शन ऑर्डर में शायद आपको लंबा समय होता है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि फॉस्टर केयर में बच्चे के साथ माता पिता की ट्यूनिंग नहीं होती है। वो स्पेशली अगर बच्चे थोड़े ओल्डर हो, मतलब 2 साल के ऊपर हो, 3 साल के ऊपर हो, जी, तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स के साथ वो टाइम अप नहीं बच्चे हो को पाए, वापस दे वो जाते हैं। हो पाए, तो फिर वो वापस भेज दिए जाते हैं एजेंसी के पास। तो ये सिचुएशन ना हो, इसके लिए ये फॉस्टर केयर बहुत ज़रूरी होता है टू मेक एडजस्टमेंट विद द फैमिली। ये तो ऐसा इसके लिए समय कोई होता है कि स्पेसिफिक बच्चा फैमिली के ड्यूरेशन साथ भी घुल मिल जाए। जी, कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन भी होती है इस प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर की? स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऐसी कोई लिखी नहीं है, बट प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर जनरली 2 से 3 महीने लेते हैं, बिकॉज आपको फाइनल ऑर्डर आने तक मिनिमम 60 डेज का टाइम लाइन होता है। उस 60 डेज के ऊपर आपका फिर मजिस्ट्रेट के पास या फिर अगर आपका कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट है, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट में पास जो भी 60 डेज के बाद आपका एप्लीकेशन एफिडेविट फाइल होगा, फिर आपको अडॉप्शन का ऑर्डर्स मिलेंगे। तब तक के लिए आप फॉस्टर पेरेंट ही होते। केयर में बच्चे को लेकर आपको पहले रेफरल मिला, रेफरल में 2 महीने के या कहें कि 3 महीने के अंदर रेफरल में 72 घंटे के अंदर-अंदर आपको कन्फर्म करना होता है कि आप कंफर्म बेबी करना को ले होता है। रहे हैं। उसके बाद फिर आप फोस्टर केयर के लिए जाते हैं, फिर फोस्टर केयर में बेबी जी। को अपने साथ लेकर आ जाते हैं और वो फोस्टर केयर भी आपको 2 महीने के अंदर-अंदर रेफरल कन्फर्म करने के 2 महीने के अंदर-अंदर आपको बेबी को फोस्टर केयर में ले लेना होता है अपने। जी। और इसके जी। बाद भी फिर 2 से 3 महीने का समय लगता है, जबकि एडॉप्शन डीड वगैरह सब फाइनल होकर फॉर्मली बच्चा जो है वो आपकी सुपुर्दगी में दे दिया आपके जाता है। पास हो जाता है। जी, जी। जी, तो बिल्कुल। तो मतलब जो और समय इस लगता है बेसिकली वो प्रक्रिया में नहीं लगता है, वो क्योंकि बच्चे उनके पास होते नहीं हैं साल में, तो इसकी वजह से इतना समय लगता है। मान लीजिए कि जो बच्चे अबंडन किए जा रहे हैं, जिन बच्चों की जी। डेथ हो जाती है सड़क पर या नालों में, उन बच्चों को अगर बचा लिया जाए और उनको साँ में सुरक्षित सौंप दिया जाए, सीडब्ल्यूसी के पास सौंप दिया जाए, वो बच्चे बच जाएँ, हुँ, हुँ। तो ये जो इतना लंबा पीरियड है जो कि वेटिंग हुँ, में हुँ। पेरेंट्स को बिताना पड़ता है, वो पीरियड काफ़ी कम हो सकता है और काफ़ी कम बाकी होगा, यस। जी, प्रक्रिया तो मुझे लगता है टोटल जो है 4-5 महीने, 6 महीने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा समय प्रक्रिया में नहीं लगता है। जी, प्रक्रिया में समय नहीं लगता, क्योंकि अभी आप देखोगे, अभी रिसेंटली अप्रैल में ही कारा ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया है कि जो भी फॉस्टर केयर में बच्चे हैं, उनको नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल टू अडॉप्ट। एक एक प्रक्रिया होती है कि अगर बच्चे ऑर्फनेज में है या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में, नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल टू अडॉप्ट। वो क्या होता है, मगर कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली बच्चों को देखभाल नहीं कर पाते, वो भी अपने बच्चे ऑर्फनेज में छोड़ जाते हैं। फिर वो पेरेंट्स के साथ टच में रहते हैं, और ऐसे बच्चे अडॉप्शन के पूल में प्रक्रिया में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका तो वो कोई पेरेंट नो है या फिर विजिटेशन वाला कोई जो अभी जी, नो विजिटेशन वाला जो अभी चल रहा था कि पेरेंट्स आए ही नहीं बच्चों को फिर आए विजिट ही नहीं। करने। करेक्ट, जी, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। उनको तो तो अब एडॉप्शन पूल में लाने की प्रक्रिया चल रही है, कारा ने इनिशिएट किया है इसमें। इनिशिएट किया हुआ है अभी। सो जी, देखा जाए तो अगर करीब करीब 1.5 लाख बच्चे हैं जो कि विभिन्न स्पेशल विविध एडॉप्शन विविध एजेंसी। ऑर्फनेजेस में, इंस्टीट्यूशन में है, उसमें जी, 1.5 लाख बच्चों में से मोर देन 90% तो एलिजिबल ही नहीं है अडॉप्शन के लिए। वो उनका जी, तो सवाल ही नहीं था। और जो भी अडॉप्शन पूल में है, उनके चैलेंजेस होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नो ऑब्जेक्शंस जो भी लगते हैं, ज़रूरत की दस्तावेज लगते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से जी, उनका लीगल क्लियरेंस भी रुका हुआ है। पेरेंट्स का उन्होंने रखा हुआ है, वो विजिट करने ही नहीं आता, या फिर जो भी किसी रिलेटिव ने केस आगे कर बढ़ने नहीं दिया। दे रहे, क्योंकि ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। कुछ भी रीज़न जी, हो सकता है, वो इसके लिए बच्चे अवेलेबिलिटी है नहीं। इसलिए हमारे सालाना 2 से 3 हज़ार ही बच्चे अडॉप्ट हो पाते हैं। अभी रिसेंटली तो 4,000 आंकड़ा अप्रैल में क्रॉस हुआ है, बिटवीन 2023-24 का। तो जी, 4,000 तो बहुत कम है एज अ नंबर। तो ये जी, जी। प्रोसेस थोड़ी स्ट्रिंजेंट होने की वजह से ही और वेटिंग टाइम थोड़ा लंबा होने से ही
दूसरा एक है कि पेरेंट्स थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो किसी और दिशा में चले जाते हैं, जो भले कि उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए। है और हम लोग लगातार पालोना केस मंच पर उन केसेस को भी लेकर आ रहे हैं जब बच्चों को इलीगली अडॉप्ट किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, क्योंकि वो भी अनजाने में ही लोग भी है आपसे कि इस पूरे प्रोसेस में मतलब आपने जब अप्लाई किया और बेबी आपकी गोद में आई, पूरे प्रोसेस में टोटल एक्सपेंस कितना आया? इसके एक्सपेंस तो चार्जेस क्या बहुत है? ही कम है, एक्सपेंस तो बहुत ही कम है। एक्सपेंस देखा जाए तो फर्स्ट एक्सपेंस आता है आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में, और रजिस्ट्रेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपका जब भी होम स्टडी होता है जी। तो होम स्टडी का आपका टोटल कुछ एक 6 से 8 हज़ार ही होगा, 6 to 8 thousand वो हो जाता है। फिर आप जब भी एजेंसी के पास जाते हो और आपका फॉस्टर 6 केयर टू करते हो। 8,000 होम स्टडी के लिए जब आती है टीम हाँ, आपके आठ यहाँ हजार तो रुपये से छः से ये आठ, मुझे मतलब एग्जैक्ट अमाउंट याद उससे नहीं है। पहले कोई मैसेज वगैरह डाल के वो कांटेक्ट करते हैं या नहीं, कैसे मतलब नहीं, नहीं, ऑनलाइन कोई नहीं। पेमेंट अगर होता है आप क्या? आपको अगर कोई ऐसे रैंडम मैसेजेस आते हैं या फिर पैसे दे दो ये, सो इट इज़ गैर कानूनी है वो। नहीं, जो तो होम स्टडी के लिए आपको कब पेमेंट करना पड़ता है? कैसे होम आपको वो स्टडी लोग का कांटेक्ट करते हैं? अच्छा, पेमेंट ओके, कैसे होता है? ओके। होम स्टडी का आपका जब भी कॉन्टैक्ट आता है एजेंसी से, तभी आपको वो फीस डिस्क्लोज़ करते हैं और तभी आपको होम स्टडी का पेमेंट करना होता है होम स्टडी कंप्लीट होने के बाद। तो ये कैश में तो होता है, ऑनलाइन होता है, चेक से ऑनलाइन होता है, होता है। किस हम तरीके हमने सारे की सारी पेमेंट ऑनलाइन की है, एनईएफटी मतलब के द्वारा। कैश में ट्रांज़ैक्शन नहीं होता कैश है नहीं या तो लेते, चेक नहीं या लेते। फिर ड्राफ्ट या कुछ उस तरह की चीज़ें, नहीं, चेक कैसे नहीं, होता है? ऑनलाइन या फिर चेक, जो भी आपको कन्वीनिएंट हो। यहाँ पे पर तो कैश में सारी नहीं होता है? एजेंसीज़ नहीं, कैश नहीं होता है, ना एक नो हाँ, कोई तो एजेंसी जब आपको कैश टीम नहीं देती। आपके यहाँ विज़िट करके चली जाती है, उसके बाद आपको वो पेमेंट करना पड़ता है? हाँ, आपको करना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन, रिसीट वगैरह जो भी है वो मिल जाता है आपको। अच्छा, फिर उसके होम बाद ये स्टडी में तो ये हो फर्स्ट जाता हुआ ये तो फर्स्ट करेक्ट। हुआ जो 6 से 8 हालाँकि मुझे याद आ रहा है कहीं कोई एक्टिविस्ट ही बता रहे थे कि जो होम स्टडी है, हुँ, हुँ। उसमें वो 2 बार होम स्टडी होती है और हुँ, 2-2 हुँ। हज़ार रुपए लगते हैं, तो हो सकता है कि ये वो बताता स्टेट हूँ मैं आपको क्या है, वो क्या जी, बताता है मैं आपको। अगर आपका जब भी होम स्टडी खत्म होता है, फिर आपका जो फॉस्टर केयरिंग प्रोसेस होता है, आप जहाँ पे जी, बच्चा गोद लेने जाते हो, तो वहाँ पे आपको एजेंसी को 40,000 रुपीज़ देने होते हैं। वो चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन। ओके। तो पूरा उतना ही फीस है जो कि एजेंसी को जाता है। उसके अलावा अगर आपको ये कोई फोस्टर केयर में जब आप जा रहे हैं, उसी समय में करेक्ट, आपको वो वहाँ पर उसी समय आपको देनी पड़ता है। डिपॉज़िट करना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो और उसके बाद बाकी अगर इसके अलावा कुछ कोई और कुछ और नहीं करना अगर पड़ता है। छोटा-मोटा लगता है तो आपको कुछ वो ज़ेरॉक्स कराने में या फिर बहुत नॉमिनल मतलब वो बहुत नॉमिनल नॉमिनल, होता या है। फिर आपको स्टैम्प पेपर्स लेने हैं, या फिर आपको कुछ एफ़िडेविट कराने के लिए, या फिर कुछ मतलब हम ये कह वो सकते जो हैं होता कि है अंडर वो हार्डली एक 50,000 5 से 10 हज़ार रुपए उसको खर्चा होंगे जी, उसमें। मतलब ये 50 से 60 हज़ार के बीच में ही ये बच्चे के अडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। हाँ, और इंक्लूडिंग अगर उसके अगर फॉस्टर केयर के बाद भी जो भी फ़ॉलो-अप्स होते हैं, मतलब आपका अगर अडॉप्शन कंप्लीट हुआ है, या सॉरी फॉस्टर केयर कंप्लीट हुआ है, उस उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 साल तक आपको हर 6 मंथ्स में 1 फ़ॉलो-अप होता है। मतलब टोटल 6 फ़ॉलो-अप्स होते हैं। हर फ़ॉलो-अप जी, को आपको 2000 रुपीज़ देना पड़ता है, जो कि जहाँ पे आपके बारे में वो चाइल्ड के बारे में, आपके बारे में डेवलपमेंट वो ट्रैकिंग करते हैं तो वो एजेंसीज़ लोग आपसे। आके करते हैं कि मतलब बच्चा आप फिज़िकली अपने केयर रुचि कैसे कर रहे करते हैं हैं वो। या हाँ, फिज़िकली वर्चुअली आपके करते पास हैं? आते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं। मेरा तो आधा तो ऑनलाइन ही हुआ था क्योंकि कोविड ही चालू था। कोविड चल रहा तो था उस समय। आधे टाइम घर पे आपके चले गए, आधे टाइम वो ऑनलाइन हुआ था मेरा। अच्छा, ओके। मतलब मोटा-मोटी हम ये कह सकते हैं कि 50 टू 60 अडॉप्शन में लगता है और उसके बाद जो है वो कुछ जो अमाउंट बाद तक अगर लगता है आप जब अगर मॉनिटरिंग के एजेंसी को लिए आते डोनेट हैं। करना चाहो तो आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा कोई प्रेशर है नहीं फॉर्मली। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप एक पिता से ये सारी बात सुन रहे हैं जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है, इसमें कुछ भी फेक या झूठा नहीं है। इतना ही पैसा है जो कि लीगली अडॉप्ट करने में बच्चे को लगता है। वहीं जब आप इलीगल अडॉप्शन में जाते हैं, तो उसके कई सारे खतरे हैं। पहला तो ये है कि बच्चे को किडनैप करके लाया गया है, चोरी करके लाया गया है, ये आप नहीं जानते हैं। दूसरा कि उसमें आपको एक बच्चे के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। 2.5 लाख से लेकर साढ़े 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है, ऐसे भी केसेज़ हैं हमारे पास कि लोगों से ढाई 3 लाख, 4 लाख रुपया ले लिया
बच्चा भी गया, बच्चा भी नहीं दिया और पैसा भी चला गया उनका। तो ऐसे रास्ते पे जाना ही क्यों जिसमें आपको जेल हो सकती है, जिसमें आपके रिसोर्सेज़ की हानि है, जिसमें आप जीवन भर एक डर में रहेंगे कि पता नहीं कब आपसे आपके बच्चे को छीन लिया जाए। सबसे बेहतर तरीका है कि कारा के ज़रिए आप बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, निश्चिंत रहिए, आपका बच्चा कभी आपसे नहीं छीना जाएगा, आप कोई भी इल्लीगल काम नहीं करेंगे तो जेल जाने का खतरा कभी नहीं रहेगा और आपके रिसोर्सेज़, आपकी हार्ड अर्न मनी जो है, वो भी आपके पास रहेगी, आपको लाखों रुपए बच्चे के लिए नहीं देने पड़ेंगे। विद्याधर जी, थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी अब आपके बच्चे के बारे में कि उसके साथ आपका अनुभव क्या था? मतलब आपसे जब मेरी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि हुँ, हुँ। बच्ची 3 साढ़े 3 महीने तक आईसीयू में रही थी। तो ये पूरा क्या मामला था? क्यों आईसीयू में रहना पड़ा था? पर्सनल चैलेंज है। जब भी मुझे मेरी जी, बेटी के बारे में पता चला और उसके साथ जो हुआ वो पता चला, तो हम थोड़े शॉक में थे, क्योंकि हम सर्च कर पाए। हमने न्यूज़ देखी, जी, आर्टिकल्स पढ़े, क्योंकि वो अबैंडन का क्लियर एक केस था। केस था। और फिर बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी। मेरे लेवल पे मैंने थोड़ा एफआईआर तक रिसर्च किया। चला गया, मैं रिसर्च किया, जी, एफआईआर तक मैं जानकारी ले पाया। उस जी, हिसाब से मैंने जो भी जानकारी मिल पाई और जो भी डिटेल्स मिल पाई, तो उससे तो जंगल में रात में छोड़ा गया था, रात के करीब, रात के ठंड के करीब। और जब भी किसी ने उसकी सुबह आवाज़ सुनी, तभी उसका मिली मिली वो। और फिर तकरीबन हॉस्पिटल में तुरंत उसको लेके जाया गया और तकरीबन 1 महीना तो आईसीयू में थी। उसके बाद एक आईसीयू के बाद करीब-करीब 2 महीना, क्यों अंडरवेट थी और वो सब जो हो गया था, पूरा बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया था कॉम्प्लिकेशन उसको उसको जी, थोड़ा। कॉम्प्लिकेशन क्या थे? क्या इंसेक्ट्स बाइट थी, एनिमल बाइट थी? क्या कॉम्प्लिकेशंस हाँ, थे? थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस था, क्योंकि वो सड़क पे थी, जंगल में थी, तो इंसेक्ट बाइट्स के निशान थे। फिर थोड़ा ट्रॉमेटिक उसका एक्सपीरियंस भी था। और जी, थोड़ा ठंड की वजह से डिहाइड्रेटेड बहुत हो गई थी वो। उसकी वजह से वो अंडरवेट रही थी। और हमें जब भी हमारा फॉस्टर केयर हो रहा था, तभी हमने जब भी मेडिकल डॉक्टर से वहाँ से बात की, तभी उन्होंने हुँ, हुँ। बताया कि आपको एज़ अ पेरेंट थोड़ी उसकी केयर करनी पड़ेगी, जब तक ये बच्ची थोड़ी बड़ी हो नहीं जाती। शायद उसके थोड़े ग्रोथ पैरामीटर्स, क्योंकि उसका चेंज हो अबैंडन हुआ था, और शायद अबैंडन के टाइम पे ही वो प्रीमैच्योर थी। ओके, तो वो डायरेक्टली वो कह नहीं पाए, क्योंकि मदर तो अवेलेबल नहीं है डिसाइड करने के लिए कि प्रीमैच्योर है कि नहीं। प्रीमैच्योर है तो ये, जी। बेस्ड ऑन जब जो हालात में वो मिली थी और जो डेट पे उन्होंने जो बैकडेट सिचुएशन कैलकुलेशंस थी, की थी, हाँ, जी, कैलकुलेशंस की थी, तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि शायद ये प्रीमैच्योर है और उसके ओके, लिए आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। केयर उसके करनी पड़ेगी। शायद किसी इन्फेक्शन की वजह से कुछ डैमेज ना हो पाए, तो आप ज़्यादा केयर करो। तो हमने जब भी हमने यहाँ पे उसको ले आए, तो तभी तुरंत के तुरंत हमने उसके सारे टेस्ट करवा लिए मेडिकल। और पूरी जानने की कोशिश की कि उसको क्या है, क्या नहीं है, क्या केयर क्या करनी पड़ेगी। इश्यू तभी उसको जी, इन्फेक्शन था वो हमें पता चल गया था। और जी, हमारे तुरंत ही पीडियाट्रिशियन हमने कंसल्ट भी किया था। मतलब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को, अगर तभी आप जब भी आप बच्चे को लेने जा रहे हो, तब आप एक ऐसा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो कि आपसे परिचित हो और ये आप अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस एज कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी उस मेडिकल डॉक्टर से हो। हमें जब भी मेडिकल डिटेल्स मिली थी, तो हमने हमारे एजेंट से भी वेरीफाई किया था और उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि आप आपके पेडियाट्रिशियन को तुरंत की तुरंत बता दो, ऐसा-ऐसा अवेयर कर दो। जब आपके पास बेटी आएगी तो आपके पास शायद तो समय नहीं होगा कुछ जी, करने का, तो आप लेके आने से पहले ही ये सब तैयारी रखो कि एक शायद आपको 1 दिन, 1 या 2 दिन अस्पताल में बिताना पड़े। कुछ मेडिकल जाँच अगर ज़रूरत पड़ी तो करनी पड़े। तो हमने इसे पूरी प्लानिंग करके रखी थी। डॉक्टर की कंसल्टेशन सारी की सारी करके रखी थी और फिर हम गए थे बेबी बेबी को को लाने। लेकर आए थे। जी, तो जब आप लेकर आए तो फिर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो बच्चों का अबंडन किया जाता है उनको शॉक लगता है, वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन करेक्ट, फ़ील वो सब कर रहे होते हैं। फ़ील तो बहुत जब करते आप हैं। जी, जब आप अपनी बच्ची को लेकर आए,
क्योंकि पहले तो मदर ने या फैमिली ने बच्चे को अबंडन कर दिया, उसके लिए वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई। फिर वो बच्ची जहाँ पर रही उतने दिन जब तक वो आपके पास नहीं आई, वहाँ से वो यूज़्ड टू हुई, तब फिर उसको फिर बदल दिया गया। इतना छोटा-सा बच्चा इतनी जल्दी-जल्दी उसके लिए हुँ। वातावरण बदल रहा है, फिर वो आपके यहाँ आई, तो ये एक सेकंड बड़ा चेंज हो गया उसकी लाइफ के लिए, तो फिर एक मुश्किल भरा वक़्त था उसके लिए। तो बराबर आपके है। पास आने के बाद भी क्या बच्ची को कुछ ऐसी स्थिति हुई कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा या एडमिट करना पड़ा? सी जभी मेरी बच्ची मेरे पास आई थी, वो 4 महीने की थी और जी, फिर ऑलमोस्ट एक 3 महीना तो वो हॉस्पिटल्स में ही थे और उसके बाद 1 महीना शायद 1 महीने के करीब वो एजेंसी के साथ थी, तो उसका ऐसे ही जर्नी है। फिर आते ही हमें ऐसा कोई सिम्पटम्स नहीं दिखे कि कुछ है, कुछ गलत है क्योंकि हमने मेडिकल जाँच की थी, सारे टेस्ट करवा लिए थे, हमें पता चला था कि क्या थोड़ा-सा अगर इन्फेक्शन है तो है और हमने कंसल्ट किया था कि पीडियाट्रिशियन वो बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की अभी क्योंकि वो धीरे-धीरे कम हो जाएँगे, जो भी इन्फेक्शंस है, जो भी है वो धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। तो वो ग्रेजुअली 1 साल में सारे के सारे कम हो गए। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट उसकी जो जब भी मेडिकल हुई थी तो सारे के सारे नॉर्मल्स आ गए थे। बट थोड़ा लेटली हमें ऐसा नोटिस हो रहा है कि शायद उसको वो ट्रॉमा का थोड़ा असर हुआ है और वो अभी वो रिएक्ट कर रही है उसको एक 3 साल के बाद। उसको थोड़े नाइटमेयर्स आते हैं, वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जी, डर के उठ जाती है, उठ के हमें ढूँढने लगती है। कभी मैं काम पे जाता हूँ, कभी मेरी वाइफ़ काम पे जाती है, तो हम उसके आजू-बाजू नहीं रहते, तो तुरंत हमें ढूँढने लगती है वो। तो इनसिक्योर फील ये करती हैं। इनसिक्योर फ़ील करती है फिर वो, अगर कोई हम दोनों में से कोई सामने ना दिखे उसे तो। तो जी, ये थोड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उससे हम थोड़े अभी एक्लेमेटाइज़ हो रहे हैं। कोप अप अभी कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या आगे होता है उसमें, तो अभी अभी फ़िलहाल कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हम इसके। एक सवाल मैं यहाँ पर और पूछना चाहूँगी कि जी, बिल्कुल। एज़ अ फादर आप इतना साहसी हैं, आप इस पर बात कर रहे हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर पेरेंट्स जो इतना अच्छा फ़ैसला है, इतना साहस भरा फ़ैसला है बच्चे को अडॉप्ट करना, उसको एक अच्छी ज़िंदगी देना और आपकी अपनी लाइफ़ भी पूरी तरह से बदल जाती है, जी, उसमें रंग भर जाते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि पेरेंट्स इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। जी, वो बिल्कुल। सामने नहीं आना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में डर होता है कि बच्चा इसको पता नहीं किस तरह से लेगा, उसको जब पता हुँ, चलेगा हुँ। कि वो एडॉप्टेड है, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं उसके। हुँ, हुँ। तो आपने ये जो फ़ैसला लिया, आप मैं देख रही हूँ रेगुलर इस पर बातचीत कर रहे हैं, हुँ, हुँ। डिफरेंट-डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर, यहाँ पर भी आप आए हैं। मैं इसको बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। ये कैसे ये आपके लिए भी चैलेंजिंग रहा होगा कि इस पर हुँ, हुँ। बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। जी। ये जो मैंने डिसीज़न लिया है, वो मेरे बेटी की जर्नी के बेसिस पे लिया हुआ है। उसको जी, जो तकलीफ़ हुई और हमने जो महसूस किया, मैं नहीं चाहता कि कोई पेरेंट ये किसी वो कोई जर्नी ऐसी जर्नी ना महसूस कर पाए किसी क्योंकि उसके लिए भी ट्रॉमेटिक था, क्योंकि वो फेस कर रही थी पूरा का पूरा और वो एक दिन की थी जब भी उसके साथ ये हुआ था। हम एज़ अ पेरेंट हम जब हमारा जब भी जन्म हुआ था तो हम जब भी जन्म हुआ था हम सीधा माँ के बाजू में थे। जी, तो हम तो वो इमेजिन ही पा रहे हैं कि जी वो उसके क्या बीती होगी। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा ये महसूस कर पाए, कोई पेरेंट इसके थ्रू go पाए और उसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ बदलना चाहिए तो हमें मुझे सामने आना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ इस बारे में तो मुझे एज़ अ पेरेंट सामने आना पड़ेगा और जब भी मैं एज़ अ सामने आऊँगा तो मुझे पूरी की पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। जी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, मैं जानता हूँ उसके उसके परिणाम है। वो शायद पता नहीं अभी अभी कैसे होगा क्योंकि जभी मुझे मेरी बेटी को मालूम पता चलेगा, अभी फ़िलहाल तो समझ पा रही है वो। हम क्योंकि उसके थोड़ा सेंस अभी डेवलप हो रहा है कि जी, बच्चा कैसे होता है, माँ की गोद में कैसे होता है।
बच्चा जन्म कैसे होता है उसका, तो वो शायद समझ पा रही, क्योंकि हमारे रिलेशंस में जो भी वहाँ जहाँ पे गोद भराई होती है वो गई हुई है, किसी और रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं तो वो देखा है उसने, तो वो थोड़ी बहुत समझती है ये चीज़ें। जी, 4 साल की भी नहीं है वो, 3.5 साल की उम्र है उसकी अभी, तो वो समझ जी, लेती है ये सब। तो हमें थोड़ा ये उसको समझाना पड़ता है कि हम, लेकिन हम कहानी के थ्रू समझा लेते हैं कि वो हमारे पेट से नहीं, मतलब हमारे दिल से उसका जन्म हुआ जी, है। वो जी, सब जी, हमने उसकी कहानियाँ बना के रखी है, मेरी वाइफ़ उसको बताती है सुनाती हमें हूँ। एवरी टाइम, सुनाती है, वो सब चलता है। वो उसमें वो खुश है। तो जी, देखते हैं अभी अभी आगे क्या होता है, बट मुझे ये अगर ये काम में अगर कुछ आगे लेना है, कुछ बदलाव करने हैं, तो ये मुझे सामने आना पड़ेगा। मुझे कोई अगर निश्चित तौर पर। ऑप्शन ही नहीं दिखा कि जी। इसके बारे में बात ना करूं, और फिर और कोई हो तो तो कभी काम इसको तो बहुत लेकर है। आपकी और आपकी वाइफ के बीच में कोई मतभेद भी रहा? मतलब एक होता है ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि नहीं बताना चाहिए या नहीं हाँ, बताना डिफरेंस ऑफ चाहिए? ओपिनियन तो है। जी, वो मतलब तो उनको है, लगता है वो कि नहीं नहीं चाहती कि मैं बताना बात करूँ, चाहिए। बट ठीक है, जी, मैंने चालू किया है तो मैं अभी बीच में रोकना नहीं चाहता। वो नहीं चाहती कि मैं सब करूँ, क्योंकि उसको लगता है कि फिर भी अगर मैं बात नहीं करता तो बेटी को ज़्यादा रिस्क नहीं थी। अभी अब मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ, तो उनको हमको सब सब एक्सपोज़ हो रहे हैं इसके बारे में, मतलब वो है थोड़ा, बट हम मैंने देख रहे हैं कैसे। लगता है कि जब हम कुछ अच्छी मंशा के साथ कोई काम शुरू करते हैं, तो उसका कभी भी गलत परिणाम सामने नहीं आता है। हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आपको, आपकी वाइफ़ को, आपकी बच्ची को कभी भी ऐसा कोई समय फ़ेस नहीं करना पड़े, जो कि आप सभी के लिए चैलेंजिंग हो। हुँ, और हुँ। आपकी बेटी भी मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि वो इतनी समझदार होगी, इतने अच्छे वातावरण में वो पल रही है कि कभी भी इस तरह का कोई डाउट अपने पेरेंट्स को लेकर या कोई शक उसके मन में कभी कुछ आएगा ही नहीं। तब तक वो इतना मैच्योर भी हो जाएगी। आप कहानियाँ ऑलरेडी उसको सुना रहे हैं और शायद यही सही तरीका भी है कि हुँ, हुँ। पेरेंट्स के ही ज़रिए बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि वो जो बच्चे हैं, भले ही पेट से नहीं जन्मे हैं, लेकिन वो दिल से जन्मे हुए बच्चे होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को ये बात किससे पता चलेगी, कैसे वातावरण में पता चलेगी, किस टोन में पता चलेगी कि वो बच्चे अडॉप्ट किए गए हैं। बहुत अच्छा वातावरण नहीं है, आपके कुछ शुभचिंतक नहीं है, ऐसे लोग उसको बता देते हैं, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तब बच्चे को आमतौर पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह से रिलेटेड जब कोई इश्यूज़ होते हैं या पर्सनल ग्रीवांसेस होते हैं, तब रिश्तेदार ही या फ्रेंड सर्कल में ही कोई इस तरह का काम कर देता है। तो बच्चे के लिए वो बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है। उसको तो लगता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं और अचानक उसको पता चलता है कि नहीं, ये हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। ये बहुत वाइज़ डिसीज़न है आप दोनों का ही हुँ, हुँ। कि कहानियों के ज़रिए आप उस बच्चे को इस जर्नी के बारे में बता रहे हैं और बच्ची समझदार होगी, वो जानेगी इसके बारे में, इसको एक्सेप्ट भी करेगी। ये आपसे आज बात करके बहुत लंबी हम लोगों की बातचीत हो गई। बहुत ही अच्छा लगा इस पूरी जर्नी के बारे में जानकर। श्योर। एक सेशन हम आपके साथ और करेंगे और हम आपके उस कैंपेन के बारे में जानेंगे, जो जी, आपने अपनी बेटी के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद शुरू किया है उन बच्चों के लिए, जिन्हें ठीक है, पेरेंट्स अबंडन कर रहे हैं, इधर-उधर छोड़ रहे हैं बच्चों को, उनकी ज़िंदगियों को खतरे में डाल ठीक, रहे हैं। आपकी जो अडॉप्ट इंडिया कैंपेन है और जो साइनेज वाला कैंपेन है, इसके ठीक सेकंड है, पार्ट में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद।